Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will study about the correction of drug incompatibility. अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में जाना है, जिसको हम क्लिनिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं, और हमने पढ़ा कि किस तरह ओवरडोज, अंडरडोज, इनकरेक्ट डोजेज, कंट्राइंडिकेटेड ड्रग्स, ड्रग साइनर्जी एंड ड्रग एंटागोनिज्म बाइस बनता है थेरेप्यूटिकल ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी की। मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी के, फिर चाहे वो फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी हो, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो या फिर थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो। जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया, अगर क्लिनिकल इनकम्पैटिबिलिटी देखने में आ रही है तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो डोज़ इस्तेमाल करनी थी, नॉर्मल डोज़, वो इस्तेमाल नहीं की जा रही, या तो उससे ज़्यादा डोज़ इस्तेमाल की जा रही है, ओवर डोजेज हो रहा है, या फिर अंडर डोज हो रहा है, कम डोज़ इस्तेमाल की जा रही है। बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स हैं या कैप्सूल्स हैं जो डिफरेंट डोज़ के अंदर अवेलेबल होते हैं। अब अगर डिस्पेंस करने वाला फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्रिप्शन को सही रीड नहीं किया तो हो सकता है कि वो गलत डोज वाली टैबलेट डिस्पेंस कर दे। लाइक अगर 0.25 वाली भी टैबलेट अवेलेबल है और 5 mg वाली भी टैबलेट अवेलेबल है, 2 mg वाली भी टैबलेट अवेलेबल है, तो जल्दी में हो सकता है वो इनको आपस में मिक्सअप कर दे, या फिर राइटिंग के दौरान प्रिस्क्राइबर ने राइट जबकि डोज, तो वो जल्दी के अंदर 2.5 वाली टैबलेट को जस्ट 5 mg वाली टैबलेट लिख गया। हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम देखने में आए तो ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है। क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस्ड में प्रॉब्लम आया। फार्मासिस्ट शुड बी चेक्ड द डोज एंड सी डेट द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन इज सफिशेंट टू कंप्लीट अ कोर्स। जब वो डोज दे रहा है, टैबलेट्स की जो तादाद है वो दे रहा है, तो वो ये ज़रूर चेक करे कि ये कंप्लीट कोर्स के हिसाब से है या नहीं। इस सूरत में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ड्रग इंटरेक्शन एक हो सकता है एक ड्रग दूसरे ड्रग के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है, या उसका इस्तेमाल करने का तरीका सही नहीं है। कुछ मेडिसिन आप दूध के साथ नहीं लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ नहीं लेते हैं, और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जो दो मेडिसिन एक साथ नहीं ली जा सकती, या तो वो साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है या एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। साइनर्जी का मतलब होता है कि वो इफ़ेक्ट को बढ़ा देती है। व्हेन टू ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब टुगेदर दे टेंड टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देंगे। लाइक अगर हम एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल का कम्बिनेशन एक साथ ले रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन में बाय मिस्टेक एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल एक साथ दे दी गई है, तो दोनों ही एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, और क्योंकि दोनों का ही इफेक्ट एनाल्जेसिक है इसलिए ये इफेक्ट बढ़ जाएगा। इसी तरह मैंने आपको कहा था अगर कोई डायबिटिक पेशेंट और वो अपनी बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो दो इस तरह की टैबलेट्स या दो इस तरह की मेडिकेशन ले लेता है कि दोनों का ही रिज़ल्ट ये है कि वो शुगर लेवल लो हो रहा है, तो इस हद तक लो हो जाएगा कि वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। नॉर्मल नहीं रहेगा बल्कि हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ चल जाएगा, तो ये ख़तरनाक हो सकता है। इसी तरह व्हेन टू ड्रग्स हैविंग अपोजिंग इफेक्ट, अगर वो एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करें तो उसे हम कहते हैं एंटागोनिज्म इफेक्ट। लाइक एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड एंड प्रोबिनसाइड भी एक दूसरे के ऑपोजिट इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। कोई भी ऐसी मेडिसिन जो आप कम्बिनेशन में ले रहे हो मेडिकेशन के दौरान, और वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ऑपोजिट कर रही हैं, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कम करने का बायस बन रही हैं, उसको हम कहेंगे ड्रग एंटागोनिज्म। अमूमन ये हमारी थेरेप्यूटिकल एक्टिविटी में रुकावट का बायस बनती है, इसलिए हम इसे इनकम्पैटिबिलिटी में लेते हैं। कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको हम अपनाएं तो फिर फिज़िकल या थेरेप्यूटिकल या केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ को हम या तो स्लो डाउन कर सकते हैं या फिर हम उससे बच सकते हैं। फिजिकल एंड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी हैंडल्ड बाय यूजिंग अ फार्मास्यूटिकल नॉलेज। फिजिकल एंड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी अमूमन वहाँ देखने में आती है जब या तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, फॉर्मुलेशन हो रही होती है आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, या फिर स्टोरेज के दौरान के स्टोरेज के पैरामीटर्स पूरे नहीं किए जा रहे और प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ गया है। लेकिन ये तमाम चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं फार्मास्यूटिकली स्किल्स को अपनाते हुए। आपके पास इतना नॉलेज हो फार्मास्यूटिकल कि आप स्टोरेज सही कर सकें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, साथ के साथ आप ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन या ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग उन तमाम बातों का ख्याल रखें जो कि काज कर रही हैं ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी या कर सकती हैं फ्यूचर के अंदर। तो डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको अपनाते हुए हम
जो है अपनी फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी को कम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी के करेक्शन के मेथड हैं। लाइक मैंने कहा था कि फिजिबल इनकम्पैटिबिलिटी अमूमन विजिबल होती है और फार्मास्यूटिकल स्किल्स को अपनाते हुए इसे कम किया जा सकता है। किस तरह कम किया जा सकता है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है मॉडिफाई द ड्रग ऑफ मिक्सिंग, राइट। मॉडिफाई द ड्रग ऑफ मिक्सिंग का मतलब ये है कि आप जिस तरह फॉर्मुलेशन के दौरान, बनाने के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जिस तरह वो चीज़ मिक्स कर रहे हैं आपस में, उसकी तरतीब बदलें, उसका तरीका कार बदलें, तो हो सकता है कि आप ड्रग इन फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी से बच सकें। बी बाय मॉडिफाई द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग में फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी करेक्टेड। लाइक इफ़ अ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन वाटर एज वेल एज अल्कोहल स्वेलेबल इंग्रेडिएंट्स। अब एक प्रिस्क्रिप्शन दी गई है कि एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग के थ्रू आपने वहीं बना के वो प्रोडक्ट डिस्पेंस करनी है फार्मेसी के अंदर, या हॉस्पिटल फार्मेसी में, या फिर कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर भी बाज़ दफ़ा ऐसा हो सकता है। तो अब जो प्रिस्क्रिप्शन आपको दी गई है उसके अंदर लिखा हुआ है 2 इस तरह के इंग्रेडिएंट, जो कि 2 मिक्सचर हैं इंग्रेडिएंट्स का, कि कुछ पानी में हल हो सकते हैं, कुछ अल्कोहल में हल हो सकते हैं। आप करेंगे क्या कि आप हाफ कर लेंगे, देन इन स्पीड of mixing all the ingredient together it is recommended the mix the water soluble ingredient in water। अब बजाय कि सारे इंग्रेडिएंट एक साथ आप हल कर लो, क्योंकि उनमें से हाफ़ तो अल्कोहल में हल हो सकते हैं और हाफ़ वाटर में हल हो सकते हैं। अब अगर आप सारे एक साथ एक ही यानी कि पानी के अंदर सारे इंग्रेडिएंट डाल दोगे तो होगा क्या, जो अल्कोहल में सोलेबल इंग्रेडिएंट है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगे। जैसे हमने डिसोल्यूशन के अंदर पढ़ा था, या फिर हम जो पढ़ रहे थे सोएबिलिटी वाला टॉपिक, उसके अंदर हमने पढ़ा था। तो करना क्या है, हम इस तरह करेंगे कि मिक्स वाटर सोलेबल इंग्रेडिएंट इन वाटर एंड अल्कोहल सोलेबल इंग्रेडिएंट इन अल्कोहल। जो वाटर में हल हो सकते हैं उन्हें आप अलहदा से वाटर में हल कर लें, जो अल्कोहल में हो सकते हैं उन्हें आप अलहदा से अल्कोहल में कर लें। फिर डिज़ोल्व करने के बाद आप दोनों पोर्शंस को एक दूसरे में मिला दें। लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, इसमें भी आपको फार्मास्यूटिकल नॉलेज चाहिए, ताकि आपको पता हो कि कौन सा इंग्रेडिएंट अल्कोहल में हल हो सकता है, कौन सा इंग्रेडिएंट वाटर में हल हो सकता है। हम मिक्सिंग ऑर्डर को चेंज कर, यहाँ पे हमने मिक्सिंग ऑर्डर चेंज कर लिया। हमने 2 सेपरेट जगह पे मिक्सिंग की। जो वाटर में हल हो सकते थे तो उन्हें अलग से वाटर में हल किया, जो अल्कोहल में हल हो सकते थे उन्हें अल्कोहल में हल किया। देन फिर दोनों जो सोलेबल मटेरियल हमारे पास मिला दोनों चीज़ों का, वो दोनों हिस्से हमने एक जगह पे इकट्ठे कर दिए। तो मिक्सिंग ऑर्डर हमने चेंज करके इस पर ओवरकम किया। फिर है डिस्पेंस विद द लेबल लाइक शेक बिफोर यूज़। लेबल पे लिखा हो शेक बिफोर यूज़। जब भी आप कोई चीज़ डिस्पेंस कर रहे हैं, ख़ास पे वो चीज़ जो कि प्रेसिपिटेट बना सकती हो या सस्पेंशंस, उसके ऊपर लाजमन आप लिखें शेक वेल बिफोर यूज़, कि इस्तेमाल से पहले ज़रूर हिला लें। अमूमन क्या होता है, मेडिकामेंट जो बोतल होती है उसके बेस के अंदर सेटल डाउन हो जाता है, बोतल की बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। अगर हम जब शेक करते हैं, हम हिलाते हैं बोतल को अच्छी तरह, तो वो तमाम का तमाम जो लिक्विड है उसमें मौजूद, उसमें यकजा हो जाएगा और डोज सही जाएगी। मेडिकामेंट पूरी बोतल के जो फ्लूइड फॉर्म है उसके अंदर यकजा हो जाएगा और आप जो डोज निकाल रहे हो वो एक्यूरेट निकलेगी। इफ़ प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड इन अ प्रिपरेशन एंड दे आर हार्मलेस, देन सस्पेंडिंग एजेंट्स में आल्सो भी यूज्ड। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेट बना सकती हैं, तो उसमें आप सस्पेंडिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। वो सस्पेंड किए रखती हैं, मोलिक किए रखती हैं लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स को। सस्पेंडिंग एजेंट के बारे में हम फिर कभी भी मज़ीद जानेंगे, इसका आगे जिक्र आएगा डोजेज फॉर्म वाले चैप्टर के अंदर 6 में। डिस्पेंस सच प्रिपरेशन विद अ लेबल शेक वेल बिफोर यूज़। शेक वेल बिफोर यूज़ का लेबल आप लाजमी देंगे इस तरह की बॉटल्स के ऊपर या इस तरह की प्रोडक्ट पे, ताकि जब भी आपने इस्तेमाल करनी है या पेशेंट ने जब इस्तेमाल करनी है तो वो अच्छे से उसे हिला ले और वो जो सेटल डाउन पार्टिकल्स हैं वो तमाम के तमाम बॉटल्स में यकजा हो जाएं और सस्पेंड हो जाएं। रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशंस। रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपकी बुक में ये नहीं है आई थिंक, लेकिन मैं समझाती चलूँ कि स्टोरेज कंडीशन भी बहुत अहमियत की हामिल है फ़िज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप
सही से स्टोर नहीं कर रहे, आपने पैकिंग मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं किया, तो वो भी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का बायस बन सकता है। अगर आप किसी ऐसी बोतल में कि प्लास्टिक की बनी हुई बोतल है और वो कलर्ड बोतल है और उसमें आप अपना सिरप डाल रहे हैं, तो हो सकता है वो जो प्लास्टिक का कलर है वो उस सिरप के अंदर चला जाए। बाज़ दफ़ा आपने अक्सर अपने घरों में भी देखा होगा कि हम जब बाज़ार से कोई चटनी ख़रीद के लेके आते हैं या केचप ख़रीद के लेके आते हैं और जिस बर्तन में हम डालते हैं वो उस बर्तन पर रंग छोड़ जाती है। इसी तरह सेम होता है कि अगर कोई प्लास्टिक है वो भी प्रोडक्ट के अंदर रंग छोड़ सकता है। अब कलर्ड अगर बोतल के अंदर आप डिस्पेंस्ड कर रहे हो प्लास्टिक की में और आपका जो प्रोडक्ट है वो उस बोतल में मौजूद है, हो सकता है वो उधर से रंग ले ले और आपकी प्रोडक्ट की अपीयरेंस ख़राब हो जाए। स्टोरेज कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में स्टोरेज कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लाइट, एयर, मॉइस्चर सब इफ़ेक्ट करता है। एड फिज़िकल स्टेबलाइज़र, सस्पेंडिंग एजेंट, एमल्सिफाइंग एजेंट आप लाजमन इस्तेमाल करें उन चीज़ों में जो कि प्रेसिपिटेट बना सकते हैं या सेडिमेंट हो सकते हों, बॉटम के या बेस के अंदर जाके जमा हो जाते हों या लेयर बना लेते हों। उसके लिए सस्पेंडिंग एंड एमल्सिफाइंग एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो सॉल्यूशन जो आप बना रहे हो या सस्पेंशन या अमलजन जो आप बना रहे हैं वो अच्छा सा होमोजिनाइज रहे, अच्छे से उसके पार्टिकल सस्पेंड रहें। ऐड केमिकल स्टेबलाइज़र, केमिकल स्टेबलाइज़र का मतलब ये होता है कि एंटीऑक्सीडेंट या बफर। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि आपस में थोड़ी सी स्टोरेज पैरामीटर्स को अगर हम इग्नोर कर दें या फिर स्टोरेज से पैकिंग से रिलेटेड पैरामीटर्स को इग्नोर कर दें तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ऐसे में अगर एंटीऑक्सीडेंट उसमें होगा, ये अमूमन केमिकल के अंदर आ जाता है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए, लेकिन बाज़ दफ़ा ये फ़िज़िकल के पैरामीटर में भी आता है। प्रिजर्वेटिव ऐड करें ताकि उसका जायका ख़राब ना हो या उसका कलर ख़राब ना हो, उसकी फ्रेगरेंस ख़राब ना हो। सिलेक्ट सोलेबल, कंपेटेबल एंड स्टेबल फॉर्म ऑफ डोजेज फॉर्म। फिर इसके बाद हम थोड़ा केमिकल की तरफ चले जाते हैं। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जब केमिकली इंटररिएक्ट करते हैं और केमिकली चेंजिंग देखने में आती है, चेंजिंग में अनडिज़ायरेबल देखने में आती है, तो हम उसे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। अब केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की तरफ जब हम जाएंगे, देन केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एडिशन ऑफ डिफरेंट एजेंट्स लाइक एंटीऑक्सीडेंट। मैंने कहा था एंटीऑक्सीडेंट अमूमन केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। एंड प्रोटेक्ट द प्रिपरेशन ऑफ लाइट, एयर एंड मॉइस्चर। इन तमाम चीज़ों को अपनाते हुए हम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को कम कर सकते हैं। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था जब हम पढ़ रहे थे इस टॉपिक को, कि रेडॉक्स रिएक्शन देखने में आता है, ऑक्सी रेड रिएक्शन देखने में आता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, अगर फैट्स या ऑयल से बनी हुई चीज़ें होती हैं तो वो रैंसिड हो जाती हैं। लाइक कुछ वाइटामिन्स हैं लाइक थायामाइन, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, तो कन्वर्ट इनटू इनएक्टिव फॉर्म और इनएक्टिव फॉर्म में तब्दील हो जाता है। इस सूरत में अगर आप एंटीऑक्सीडेंट इसमें डाल देंगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकेगा, रिएक्शन को रोकेगा जो उसके अंदर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स की गेन एंड लॉस होने की वजह से, उस चेन को ब्रेक डाउन कर देगा या स्लो कर देगा और हमारी प्रोडक्ट ख़राब होने से बचेगी। फिर हमें प्रोटेक्ट करना है प्रिपरेशन को लाइट से। लाइट भी एक फैक्टर है कि लाइट भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से जो है मूव करने लगते हैं अपने इर्द गिर्द, और उसी सूरत में वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे जो मॉलिक्यूल है उसके पास चला जाता है और केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। तो लाइट बाज़ जो हैं हमारी प्रोडक्ट्स लाइट सेंसिटिव होती हैं और उनको डिस्पेंस्ड करना चाहिए, इसलिए डार्क बोतल के अंदर, इस तरह की बोतल में कि लाइट उन पर डायरेक्ट प्रोडक्ट पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट ना करे। अमूमन ये जो ब्राउन कलर की बोटल्स में सिरप्स आ रहे होते हैं, इंजेक्शन्स आ रहे होते हैं, वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, या कलर्ड में ऐसे कलर की बोटल्स इस्तेमाल की जाती हैं कि लाइट डायरेक्ट इंटरेक्ट ना कर सके हमारी प्रोडक्ट के साथ। इसी तरह एयर भी बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम करती है। एयर तो एक प्रॉब्लम तो ये होता है कि कंटामिनेशन हो सकती है एयर के थ्रू, बहुत इजीली होती है। कंटामिनेशन, कोई बैक्टीरिया आ गया, उसने वो वहाँ पे ग्रो कर गया और साथ में उसने केमिकल रिएक्शन या कोई टॉक्साइड वहाँ पे रिलीज़ कर दी है, ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। और इसके अलावा एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, वो भी रिएक्ट कर सकती है। तो बाज़ दफ़ा हम एयर को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे, एयर से इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट को कि ना सिर्फ केमिकल कंपोजिशन पे इफ़ेक्ट पड़ा है, बल्कि ये भी हो सकता है कि मॉइस्चर लेके आ रही हो हवा और उस मॉइस्चर से हमारी प्रोडक्ट ख़राब हो जाए। मॉइस्चर में क्या मीन्स कि नमी,
नमी प्रोडक्ट को ख़राब कर सकती है, या वाटर में की प्रेजेंस में बाज़ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि डिग्रेड कर जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वाटर की मौजूदगी में, तो उन्हें वाटर्स की मौजूदगी से बचाना पड़ता है। तो मॉइस्चर भी एक पैरामीटर हो गया कि जिसको काबू में लाकर हम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी से बच सकते हैं। फिर आगे वाला पॉइंट बता रहा है हमें, लाइट एंड एयर सेंसिटिव प्रोडक्ट मस्ट बी हैव लेबल प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड कीप राइट क्लोज्ड और प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर। इसी तरह हम लाइट एंड एयर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो लेबल होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड कीप राइटली क्लोज्ड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर। वो तमाम चीज़ें जो एयर से सेंसिटिव है, जो लाइट से सेंसिटिव है या मॉइस्चर से सेंसिटिव है, तो उनके लेबल पे ये बात ज़रूर मेंशन कर देनी चाहिए कि आपने इन तमाम चीज़ों से इस प्रोडक्ट को बचाना है, अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट ख़राब हो सकती है। अब लाइट सेंसिटिव है तो लिखते हैं ये लाइट सेंसिटिव है। स्टोरेज पैरामीटर आपने ऐसा अपनाना है कि इसे डायरेक्ट लाइट से आप इसको हिट ना करें, या फिर टाइटली क्लोज्ड करें इसे, ताकि एयर इसको प्रॉब्लम ना काज करे, कंटामिनेशन भी ना हो साथ के साथ, और मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट रह सके। फिर आप आ जाते हैं करेक्शन ऑफ थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी पे, कि क्लिनिकल इनकम्पैटिबिलिटी या प्रिस्क्राइबिंग के दौरान या डिस्पेंसिंग के दौरान अमूमन ये देखने में आती है कि या तो प्रिस्क्राइबर ने सही प्रिस्क्राइबिंग नहीं की, या फिर डिस्पेंसिंग के दौरान प्रॉब्लम हो गया, फार्मासिस्ट ने सही डिस्पेंस नहीं किया, या फिर जब काउंसलिंग हुई पेशेंट की उस वक्त पेशेंट समझ नहीं पाया कि चीज़ को इस्तेमाल कैसे करना था, किस तरह उसे लेना था, कितनी डोज लेनी थी, किस टाइमिंग में लेनी थी, किस चीज़ के साथ लेनी थी, और जो है उसकी ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम पैदा हो गई। प्रोडक्ट बिल्कुल सही था, उसकी फॉर्मुलेशन बिल्कुल सही थी, उसमें ना तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हुई ना ही फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हुई, प्रोडक्ट बिल्कुल सही था, लेकिन उसका तरीका इस्तेमाल गलत किया गया। अब वो तरीका इस्तेमाल किसी भी वजह से हो सकता है कि प्रिस्क्राइबर ने सही प्रिस्क्राइबिंग नहीं की, फार्मासिस्ट ने सही डिस्पेंसिंग नहीं की, या काउंसलिंग सही नहीं की, या पेशेंट को सब कुछ सही किया गया, वो खुद ही नहीं समझ पाया कि उसे किस तरह इसको यूज़ करना है। तो दिस इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी हैंडल्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रिस्क्राइब। अमूमन अगर कोई गलत प्रिस्क्राइबिंग हो गई है तो आप प्रिस्क्राइबर से कह के उस प्रिस्क्राइबिंग को रिमूव करवा दें, उस मेडिकेशन की जगह अल्टरनेट मेडिकेशन ले लें, या अगर डोज़ गलत लिखी गई है तो आप सही करवा सकते हो प्रिस्क्राइबर से कि ये सही डोज़ जो है हमें लिख के दी जाए, ताकि हम एक्यूरेट डोज इस्तेमाल कर सकें। दो अगर मेडिसिन का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, एग्नोस्टिक या फिर साइनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, आपके फार्मासिस्ट ने आपको बता दिया, देन आप प्रिस्क्राइबर से रजू कर लें कि इन मेडिसिन को चेंज कर दिया जाए। अगर आपको किसी भी मेडिसिन से एलर्जी प्रोड्यूस हो रही है या कुछ अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट्स देखने में आ रहे हैं, देन भी आप फिर भी उसे कोई अल्टरनेटिव ले सकते हैं प्रिस्क्राइबर के मशवरे के बाद। हम इस तरह करेक्ट कर सकते हैं थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी को। तो ये हमारी कुछ इनकम्पैटिबिलिटीज़ थी जिनके बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी किया, और आज के टॉपिक में हमने कुछ करेक्शन पैरामीटर्स थे जो कि डिस्कस किए, जिनको अपनाते हुए हम इनकम्पैटिबिलिटी से बच सकते हैं या इन्हें एटलीस्ट स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटीज़ अमूमन वहाँ पे देखने में आती हैं जब ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन, ड्यूरिंग स्टोरेज या ड्यूरिंग प्रिस्क्राइबिंग या डिस्पेंसिंग हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को सही हैंडल नहीं कर रहे होते। बनाने के दौरान में अगर हम उसे सही नहीं, उसके इंग्रेडिएंट्स को मिला पा रहे या उन्हें सही आपस में मिक्स करने के बाद उन्हें सही नहीं बना पा रहे, फॉर्मुलेशन के किसी भी स्टेप के ऊपर प्रॉब्लम हुई है, देन फिजिकल एंड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्वियसली देखने में आएगी। गलत आपने इंग्रेडिएंट मिक्स किए तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी देखी जा सकती है और फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी देखी जा सकती है। इसी तरह अगर आपने प्रिस्क्राइब्ड सही नहीं किया, या देने वाले ने जो डिस्पेंस कर रहा है आपको मेडिसिन, चाहे वो फार्मासिस्ट है या डिस्पेंसर है, और वो सही आपको डिस्पेंस नहीं कर पाया, उसने बहुत जल्दी में आपको गलत डोज की टैबलेट्स दे दी, या एक जैसे नाम बाज़ दफ़ा होते हैं मेडिसिन के, एक जैसे नाम होते हैं, और वो जल्दी के अंदर आपको एक दूसरी मेडिसिन दे गया बजाय जो कि आपको प्रिस्क्राइब की गई थी, ये आ जाती हैं डिस्पेंसिंग में एरर आ जाता है। ये अगर प्रिस्क्रिप्शन में कोई एरर आया है तो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड इनकम्पैटिबिलिटीज़ वो हैं कि आपको प्रिस्क्राइबर ने लिखते हुए कोई गलत प्रिस्क्राइबिंग कर दी है, या दो मेडिसिन ऐसी प्रिस्क्राइब कर दी हैं जो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कम कर देती हैं, या फिर दो मेडिसिन ऐसी प्रिस्क्राइब कर दी गई हैं जो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को बढ़ा देती हैं। ये तमाम की तमाम बातें इनकम्पैटिबिलिटी का बायस बन सकती हैं। लेकिन हम फार्मास्यूटिकल स्किल्स को अपनाते हुए
बहुत सारी इनकम्पैटिबिलिटीज़ से बच सकते हैं। अगर हमें पता है कि हम एक चीज़ की मिक्सिंग ऑर्डर को चेंज कर कर किसी भी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, देन हम मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अपने वो फार्मास्यूटिकल स्किल्स को अपनाएं। अगर कोई प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज प्रॉब्लम करती है तो हम उस पर मेंशन कर दें। अगर वो ड्यूरिंग स्टोरेज पे प्रेसिपिटेट बना लेती है या सेडिमेंट बना लेती है अपने पार्टिकल्स के, उसके पार्टिकल्स बॉटल के बेस में सेटल डाउन हो जाते हैं, तो लाजमन मेंशन करें शेक वेल बिफोर यूज़। अगर किसी एक इंग्रेडिएंट की वजह से हम किसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, लाइक अमल्सिफाइंग एजेंट, अमलजन बनाने में इस्तेमाल करेंगे तो उन जो अमलजन है वो 2 लेयर्स में डिवाइड नहीं होगा। सस्पेंडिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे तो हम प्रेसिपिटेट से बच सकते हैं। फिर अगर इसी तरह हम मैग्नीशियम कार्बोनेट इस्तेमाल करेंगे तो हम लिक्विफाई जो हो जाती हैं या लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाता है सब्सटेंस, उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम अपनाते हैं। या रिमूवल ऑफ सब्सटेंस भी बाज़ दफ़ा हो जाता है कि हम वो इंग्रेडिएंट ही निकाल दें जो कि प्रॉब्लम का बाइस बन रहा है, या फिर हम सॉल्वेंट चेंज कर दें। जिस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकती है चीज़ वो इस्तेमाल करें, जिसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकती वो ओमिट कर दें। ये तमाम पैरामीटर्स हैं, ये सब फार्मास्यूटिकल नॉलेज एंड स्किल्स में आ जाते हैं जिनको अपनाते हुए हम इन इनकम्पैटिबिलिटीज़ से बच सकते हैं। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है तो आप कोई एक ऐसा उसमें एडिशनल इंग्रेडिएंट डालें जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को रोक सके, लाइक एंटीऑक्सीडेंट वगैरह डालें। या फिर अगर कोई लाइट मॉइस्चर एयर प्रॉब्लम कर रहा है तो आप उससे प्रोटेक्ट करें और लेबल भी लगाएं कि हमने इन तमाम चीज़ों से प्रोटेक्ट करना है, अदरवाइज़ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी देखने में आएगी। थेरेप्यूटिकल में आप हैंडल कर सकते हैं प्रिस्क्राइबिंग को, डिस्पेंसिंग को, काउंसलिंग अच्छी करें तो हम इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। चैप्टर अगर आप समझें तो इंटरेस्टिंग है। अगर आपको बेसिक इसका कंसेप्ट समझ में आ जाता है, इनकम्पैटिबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसको वापस स्टडी करेंगे, राइट डाउन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।